Hi everybody, today's chapter will be body movements from chapter 8 class 6th and the channel is Mind Maps Education. In this chapter we are going to study about body movements. That means the movements that are associated with the body so that it it certainly allows for us to move from one place to the other. And even if we are sitting or standing on the same place and we are not moving from one place to the another, we still show certain movements, and these are the movements which plants are not capable of. I believe you will be knowing this fact. So in this chapter we are not only going to study about humans and their body movements, but also we'll take into account certain animals and the type of movements they show. So in this table we can see कि जैसे जो हमारी cow है, they have legs and they walk. Now snake, जो स्नेक होता है वो अपनी पूरी बॉडी को मूव करता है एंड दे स्लिदर. राइट नाउ अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो वी गॉट लेग्स, राइट, और लेग्स हम क्या करेंगे, वी वॉक. नेक्स्ट इज बर्ड. बर्ड हैव फेदर्स, दे फ्लाई. इंसेक्ट्स एंड फिश, तो फिश तो स्विम करेगी, स्विम कैन वॉक, और स्विम कैन सॉरी, इंसेक्ट कैन वॉक, कैन स्लिदर, कैन क्रॉल, राइट. सो ये जो हमारे कुछ टर्म्स होते हैं जो मूवमेंट से एसोसिएटेड होते हैं. सी, सो वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लिदर, स्विम, ये these are some of the terminology which we use for animals to move from one place to the another. We cannot say कि सिर्फ यही words हैं which define the movement of an animal or humans, right? But now firstly we'll talk about human body and its movement. अगर आप ध्यान दो तो हम ये नोटिस करते हैं, सपोज़ आप क्लास में हो, आपको पीछे से आपके फ्रेंड ने कॉल किया, तो आप उठकर भी जा सकते हो उसके पास, या व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप अपनी सीट से बैठे बैठे आप सिर्फ टर्न अराउंड कर सकते हो, राइट. सो टर्न अराउंड में यू विल नोटिस कि आपके कुछ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ने मूवमेंट किया है, बट आप उसी जगह पर स्टैंड स्टिल हो या सिट स्टिल हो, ठीक है. तो इससे हमें पता चलता है कि देर आर सर्टन बॉडी पार्ट्स या देर आर सर्टन पार्ट्स इन द बॉडी जो हमें हमारी मूवमेंट को अलाउ करते हैं, इवन या तो वो पार्शियल मूवमेंट हो या वो फुल मूवमेंट हो, राइट. इसके लिए अगर आप एक और चीज़ नोटिस करें, अगर आप अपनी बॉडी को टच करके देखेंगे फ्रॉम टोज टू फिंगर्स टू नोज टू ईयर्स, ठीक है, टू हैंड एंड रिस्ट एंड नी, तो वहाँ पे यू विल फील सर्टन हार्ड पार्ट इनसाइड द स्किन, ठीक है. तो ये जो हार्ड पार्ट होता है इनसाइड द स्किन वी कॉल इट एज बोन, ठीक है. ये हमारी जो बोन्स हैं, ये पूरा एक सिस्टम होता है बॉडी का, ठीक है. ये जो पूरा बॉडी का सिस्टम है बेटा, ये पूरा मिलाकर एक इंसान में स्केलेटन तैयार करता है, स्केलेटन, ठीक है. अब ये जो स्केलेटन होता है ये जनरली हमारे पूरी पूरी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है. फ्रेमवर्क बोले तो ये वो चीज़ है जिस पे हमारे पूरे मसल, स्किन और जितने भी हमारे आर्टरीज, वेन, मतलब जितनी भी बॉडी की चीज़ें हैं वो सारी इसी के ऊपर अटैच्ड हैं, जुड़ी हुई हैं. इसी ने सपोर्ट दे रखा है सो दैट वी कैन वॉक अपराइट, वी कैन वॉक प्रॉपरली, वी कैन जंप और वट एवर वी वॉन्ट टू डू विद आर बॉडी, ठीक है. तो ये जो बोन्स होती हैं ये हार्ड इन स्ट्रक्चर होती हैं और ये आसानी से टूटती नहीं है. टूटना दूर की बात है, बट ये फ्लेक्सिबल नहीं होती, ये मुड़ नहीं सकती हैं, ठीक है. जैसे हमने हर्ब्स के बारे में बात करा था कि उनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है और टेंडर होती है, अगर हम उसको मोड़ना चाहें तो मुड़ जाएगी और टूटेगी भी नहीं उसकी वो टहनी, राइट. तो बोन्स में ऐसा सीन नहीं होता. बोन्स जो होती है हमारी हार्ड इन स्ट्रक्चर होती हैं, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, दे आर वेरी हार्ड इन स्ट्रक्चर. सो चलो, अगर अब हम यहाँ पे देखें, मैंने बोला था कि हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स जो हैं पार्शियल मूवमेंट करते हैं या कंप्लीट मूवमेंट करते हैं. अब जैसे नेक है, नेक जो है कैसी मूवमेंट करेगा, इट विल टर्न पार्टली. वाई पार्टली? क्या हम पूरी गर्दन को मोड़कर वापस एक जगह पे ला सकते हैं? अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी गर्दन टूट जाएगी, राइट. तो उसके बाद हमारा रिस्ट हो गया, फिंगर्स हो गए. फिंगर्स जो है हमारे आगे की तरफ मूवमेंट कर सकते हैं पर पीछे की तरफ हम नहीं मोड़ सकते उन्हें, और ज़्यादा हम ज़बरदस्ती करेंगे तो ऑफकोर्स बोन ब्रेक हो जाएगी, राइट. तो इसी तरीके से देखो यहाँ पर इन्होंने बोला भी है कि हम इसको बेंड कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, मूव ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है. अब क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है, जो मैंने बोला कि जो पूरी बॉडी है वो हमारी बोन से बनी हुई है, और इस पूरे बोन्स का जो एक पूरा स्ट्रक्चर होता है वो स्केलेटन कहलाया जाता है बॉडी का, या किसी भी एनिमल का, ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि
ऐसा नहीं है कि हमारा जो हाथ है वो पूरा का पूरा एक ही बोन से बना हुआ है। यहाँ पे हम लेके देखते, चलो जैसे हमारा हाथ है तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही बोन से बना हुआ है। जैसे अगर हम एक बोन यहाँ पे रखते तो हम यहाँ से अपनी मूवमेंट नहीं कर पाते, हम यहाँ से अपनी मूवमेंट नहीं कर पाते, यहाँ से नहीं कर पाते और फिंगर्स भी नहीं हिला पाते। पर ऐसा है, ऐसा नहीं है। वी आर एबल टू मूव थ्रू सर्टन पॉइंट इन आवर हैंड एंड सो इन द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारी बोन्स हैं वो आपस में अटैच्ड हैं। ठीक है, हमारी बोन जो है वो अटैच्ड है। अब ये जहाँ जहाँ से अटैच है वहाँ पर हम कहते हैं कि जॉइंट है। ठीक है, जॉइंट बोले तो वो जगह जहाँ पर हमारी दो बोन्स एक दूसरे से अटैच होती हैं। जैसे कि हमारा शोल्डर है, शोल्डर में हमारा ये जो कॉलर बोन है और ये जो हमारा हाथ का बोन है यहाँ पे जॉइंट क्रिएट करेंगे। वैसे ही जैसे हमारा आर्म्स है, ठीक है, आर्म्स है तो यहाँ पे हमारी एल्बो के बीच में दो बोन्स अटैच होंगी। वैसे ही हमारी रिस्ट है, हमारी फिंगर्स हैं, फिंगर्स में भी जैसे कि अगर ये हमारा, आई डोंट नो, हाथ तो कहीं से नहीं लग रहा है ये, तो जैसे हमारी फिंगर्स यहाँ से भी मुड़ सकती है, यहाँ से भी मुड़ सकती है, तो यहाँ भी एक हमारी बोन अटैच्ड है इधर पे और अटैच करके नीचे, फिर नीचे। तो इस तरीके से हमारे जॉइंट्स जो हैं एक बोन को दूसरी बोन से अटैच करके रखते हैं, राइट। व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? ओके, सो द थिंग इज़ कि हर एक बोन जो है वो अलग अलग, सॉरी, हर एक जॉइंट जो है वो अलग अलग तरीके की मूवमेंट अलाउ करता है। नाउ इन द फर्दर चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट, कि वो जॉइंट जो है वो किस तरीके की मूवमेंट दिखाएंगे, प्लस वो कहाँ पे हमें पाए जाएंगे, मतलब एट विच प्लेस ऑफ द बॉडी हम इन जॉइंट्स को महसूस कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं। The first type of joint we have is the ball and socket joint. What happens in a ball and socket joint कि जो हमारा जो बोन है वो एक कैविटी में फिक्स हो जाता है। सो दिस इज़ द कैविटी, और यहाँ पे जो इसका इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा इस कैविटी में फिक्स हो जाता है। नाउ दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन या दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इनटू अ कैविटी जो पूरी की पूरी हॉलो स्पेस में जाकर फिट हो गई है दूसरी बोन के, दिस विल अलाउ द अदर बोन टू मूव फ्रीली एंड इन ऑल डायरेक्शंस। इन ऑल डायरेक्शंस बोले तो पूरा का पूरा कंप्लीट गोला। ठीक है, और ये जो हमारा इस टाइप का जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो हमारे शोल्डर में पाया जाता है, हमारी थाई बोन में पाया जाता है। एंड दिस इज़ द रीज़न जो शोल्डर बोन है हमारा, वहाँ से हम अपनी पूरे हाथ को गोलाई आकार में हम घुमा सकते हैं। वाई? बिकॉज वी हैव अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नाउ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हमने बोला कि जो हमारा एक बोन है गेट फिक्सेस इनटू द अदर्स बोन इनटू द हॉलो स्पेस या कैविटी। ठीक है, एंड दिस विल अलाउ द फ्री मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। नेक्स्ट इज पिविटल जॉइंट। सो पिविटल जॉइंट इज वन ऑफ द जॉइंट जो हमें नेक पे दिखता है। नेक पे मतलब कि पीछे की तरफ। नाउ इधर क्या होगा कि जो हमारी नेक है इट कैन मूव फॉरवर्ड, इट कैन मूव बैकवर्ड, मतलब कि वो आगे बेंड हो सकती है, पीछे जा सकती है, वो लेफ्ट देख सकती है, राइट देख सकती है। अब देखा जाए तो यहाँ भी हमारी जो डायरेक्शन है वो चारों डायरेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो व्हाई इज़ इट सो कि पिविटल जॉइंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? क्योंकि उधर भी तो सारी डायरेक्शंस कवर हो रही थी और इधर भी कवर हो रही है। द डिफरेंस इज बिटवीन कि यहाँ पर जो हमारी डायरेक्शन कवर हो रही थी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में, इट वाज इन अ फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर मूवमेंट। ठीक है, पूरा का पूरा। यहाँ पर वी कैन नॉट यू नो मूव आर नेक फ्रॉम वन एंड टू द अदर। एक तरीके से हम या एक बार में हम पूरा का पूरा ऐसे करके नहीं घुमा सकते हैं। हमें सेंटर में आना पड़ेगा, देन वी कैन मूव लाइक दिस, देन हमें फिर सेंटर में लानी पड़ेगी नेक, और फिर यहाँ जाना पड़ेगा। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड पिविटल जॉइंट। व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट इज हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो होता है वो एक उस तरीके का जॉइंट होता है जो हमारा बैक एंड फोर्थ मूवमेंट देता है। ठीक है, ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हम अपनी जनरल लाइफ में देख सकते हैं जब हम एक दरवाजे को खोलते या बंद करते हैं। मतलब जैसे अगर ये दरवाज़ा है तो या वो इस तरीके से खुलेगा या बंद होगा। ठीक है, तो ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है, मतलब कि एक न्यूट्रल पोजीशन से आगे जाना और एक न्यूट्रल पोजीशन से पीछे जाना। तो ये जो हमारा जो इस तरीके का जो वो है हिंज जॉइंट है वो हमें कहाँ दिखता है? लाइक वी हैव इन आर रिस्ट। ठीक है, रिस्ट जो है वो हमारा बैक एंड फोर्थ मूवमेंट दिखाते हैं। नेक्स्ट इज एल्बो से नीचे जो हमारा आर्म्स का जो एरिया होता है, तो जो एल्बो है वो हमारा एक हिंज जॉइंट से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो उसके आगे जो एक और बोन अटैच है, इट विल शो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, राइट। नेक्स्ट इज फिक्स्ड जॉइंट्स। सो फिक्स्ड जॉइंट्स में क्या होता है हमारा
हिंज जॉइंट जो है बेटा वो नी में भी देख सकते हैं, ठीक है। जो नी है वो भी सिर्फ बैक एंड फोर्थ जा सकती है, वो घूम कर नहीं आ सकती है। जबकि जो थाई बोन था वो क्या दिखा रहा था, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दिखा रहा था। ओके, नेक्स्ट इज फिक्स्ड जॉइंट। तो फिक्स्ड जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जो मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं, वो इस तरीके से फिक्स्ड है कि वो मूवमेंट अलाउ कर ही नहीं पाएंगे। नाउ सम ऑफ द एग्जांपल्स विल बी कि जो हमारा ब्रेन है, जिसके ऊपर हम, हमारा जो ब्रेन है इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द स्कल, ठीक है, मतलब कि हेड जो खोपड़ी है हमारी। सो यहाँ पर हम अपनी बोन्स को अपनी मूवमेंट नहीं दिखा सकते। वाई? बिकॉज द बोन्स आर अटैच टू ईच अदर इन सच अ वे दैट दे आर फिक्स्ड परमानेंटली, जब तक हम तोड़ नहीं देते उसको। नेक्स्ट इज़ अगर हम अपना जॉ खोलने की कोशिश करेंगे तो वी विल रियलाइज़ कि हमारा सिर्फ लोअर जॉ खुल पा रहा है, ठीक है। वाई? बिकॉज लोअर जॉ जो है वो एक हमारी मूवमेंट दिखा रहा है, पर जो हमारा अपर जॉ है वो एक तरीके का हमारा फिक्स्ड बोन या फिक्स्ड जॉइंट में आ जाता है, विच विल नॉट शो एनी मूवमेंट। ओके, सो जो ह्यूमन स्केलेटन है वो एट द टाइम ऑफ द बर्थ कम से कम भी 305 बोन्स का होता है, ठीक है। पर जैसे जैसे एज होती है तो ये जो बोन्स हैं ये आपस में फ्यूज़ होकर एक या दो, मतलब इस तरीके से बना लेती हैं। दिस इज़ द रीज़न दैट इट डिक्रीजेज टू 206। सो एडल्ट बॉडी में जो नंबर ऑफ बोन्स होती हैं वो 206 होती हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ द बोन्स टुगेदर। नाउ ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कि स्केलेटन होता है। नाउ क्या होता है कि अगर हम सारी बॉडी की सारी हड्डियां जोड़ दें, दैट मीन्स व्हेन वी ब्रिंग ऑल द बोन्स टुगेदर ऑफ आवर बॉडी, तो वो एक स्केलेटन तैयार करता है। नाउ दिस स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। नाउ दिस स्केलेटन विल हेल्प आवर बॉडी टू गेट इन अ शेप, एक शेप प्रोवाइड करेगा, मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अगर बोन्स की अगर हमें स्टडी करनी होती है, वी वांट टू नो कि कौन सा बोन अगर डिसलोकेट हुआ है, अपनी जगह से दूसरी जगह हिल गया है या टूट गया है, ब्रेक हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है, तो इसके लिए हमें एक्सरे करना पड़ता है। आई बिलीव यू विल बी अवेयर ऑफ द वर्ड एक्सरे, राइट। सो बोन्स की स्टडी के लिए वी नीड टू हैव एन एक्सरे, ठीक है। वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में किया जाता है, वहाँ पे एक्सरेज का यूज़ किया जाता है, और एक ब्लैक शीट पे वी कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ आर बोन्स, और प्लस उसमें क्या डिसलोकेलिटी हुई है या और क्या प्रॉब्लम है, वी कैन क्लियरली सी इनटू दैट। अभी जो गिवन स्केलेटन है किसी भी बॉडी का, उसके अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग नाम दिया गया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट। नहीं तो हम हर बार स्केलेटन बोलते रहेंगे तो डॉक्टर्स भी कंफ्यूज हो जाएंगे और हमारी प्रॉब्लम्स भी कंफ्यूज रहेंगी। सो इनको अलग अलग क्लासिफिकेशन करने के लिए, इनको अलग अलग नाम देने के लिए व्हाट वी हैव इज़, जो हमारे हैंड होते हैं, ठीक है, जो हमारे हैंड्स होते हैं उसमें आई टोल्ड यू कि छोटी छोटी बोन्स जुड़ी हुई होती हैं आपस में, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, तो इनको हम कहते हैं कार्पल्स। ये जो सेवरल बोन्स हैं, जो स्मॉल बोन्स हैं जिससे हमारा ये पूरा हैंड जो है वो बना हुआ है, इन बोन्स को हम कहते हैं स्पेसिफिकली कार्पल्स। यही जब अगर हमारे फुट में होती, बोले तो पैरों में होती, तो इनको हम कहते टार्सल्स। इनको हम कहते TARSALS, सो इसको हम कहते टार्सल्स, राइट। नेक्स्ट इज ओके, आप सबको पता होगा, और ऑल्सो वी कैन फील वेन एवर वी इनहेल और एक्सेल, बोले तो जब भी हम सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं, वी विल फील कि एक अपलिफ्टमेंट हुई है, ठीक है, हमारे चेस्ट एरिया में, या फिर नीचे की तरफ धंसी है हमारी जो छाती है या जो हमारा चेस्ट एरिया है। दिस इज़ बिकॉज वी गॉट रिब्स, ठीक है। रिब केज जो होता है, रिब केज हमारी वो चीज़ है जो आगे से और पीछे से इस पूरे केज को क्रिएट करती है, हमारी छोटी छोटी बोन्स आकर जुड़कर, ठीक है। तो ये हमारी रिब केज होती है। नाउ ये जो रिब केज है ये मेक श्योर करती हैं कि इस पूरे केज के अंदर जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, बोले तो लंग्स हो गए हमारे या हमारा हार्ट हो गया, इनको प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। अगर किसी ने ज़्यादा तेज़ धक्का मार दिया तो वो सीधा लंग्स और हार्ट पे नहीं जाएगा धक्का, वो हमारे रिब केज पे जाएगा, और रिब केज क्योंकि बोन्स की बनी हुई है तो इट विल एक्ट एज अ शील्ड। सो वी हैव इन टोटल 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट, ठीक है। तो टोटल 12 रिब्स होती हैं हमारी
ऑल्सो एक चीज़ होती है, वो ये होती है कि आगे ये जो हमारी जो रिब्स का ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आगे इस वाले पोर्शन से जुड़ा है और इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं स्टर्नम, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टर्नम। और जो पीछे का जो पोर्शन होता है जो बहुत आगे तक जाता है उसको हम कहते हैं बैकबोन। जो बैकबोन है वो एक ऐसी चीज़ है या वो ऐसा फॉर्मेशन है बोन्स का जो कि एक वन लॉन्ग स्ट्रेट बोन होती है, और वन लॉन्ग स्ट्रेट बोन होती है जिसके छोटे छोटे पार्ट्स को या छोटे छोटे जो बोन्स, ये जो इतने छोटे छोटे जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इनको हम कहते हैं वर्टिब्रे, ठीक है, वर्टिब्रे होते हैं। ये टोटल 33 इन नंबर्स होते हैं। तो रिब केज में जो हमारी रिब्स थी वो थी 12 इन नंबर, बैकबोन में जो टोटल स्मॉल बोन्स है वो है 33 इन नंबर्स। अब ये जो इन 33 नंबर्स है इनके भी कुछ पार्ट्स में हम इनको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और उनके फिर अलग अलग नाम होते हैं जो कि हम आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। सो बैकबोन जो है वो हमारी पूरी बॉडी को अपराइट करने में हेल्प करता है और पूरी बॉडी जो है वो इसी के बेसिस पर ही सपोर्टेड रहती है, ठीक है, एटलीस्ट दी अपर हाफ बॉडी जिसकी हम बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द पेल्विक बोन्स, सॉरी उससे पहले है शोल्डर बोन्स। जो हमारा शोल्डर वाला एरिया है, जो शोल्डर वाला एरिया जो कि आसपास रिबकेज के भी ज़्यादा मतलब इंक्लूडेड पोर्शन में आ जाता है, और यहाँ पर ये हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दिखा रहा है, ठीक है, तो ये जो है हमारा, इन्हें हम शोल्डर बोन्स कहते हैं, ठीक है, ये एक प्रोमिनेंट जगह पर पाए जाते हैं विच इज़ द शोल्डर एरियाज। नेक्स्ट इज पेल्विक बोन्स। पेल्विक रीजन या पेल्विक बोन्स वो वाला एरिया है जहाँ से हम वी सिट, सो जिस बेस पे हम बैठ रहे हैं या जो हमें बेस प्रोवाइड कर रहा है टू सिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ये एक्चुअली सो दिस इज़ द दीज आर द पेल्विक बोन्स, और ये एक्चुअली में हमारा एनक्लोज करते हैं कौन सा वाला पोर्शन, बिलो द स्टमक। सो स्टमक से नीचे वाले पोर्शन को हम पेल्विक रीजन कहते हैं या पेल्विक बोन्स कहते हैं। नेक्स्ट इज स्कल। हमने जस्ट पहले इससे पहले डिस्कस किया था कि जहाँ हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन ऊपर से प्रोटेक्टेड होता है बोन्स से, और ये जो बोन है इस बोन को हम कहते हैं स्कल, ठीक है, तो जो स्कल है वो हमारे माइंड को या हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारी पूरी बॉडी का। वाई? बिकॉज ब्रेन जो है इज़ समथिंग जो हमारी पूरी बॉडी को गाइड कर रहा है या फिर सिग्नल्स दे रहा है हाउ टू वर्क, हाउ टू मूव एंड सो ऑन। क्या होता है कि हमारी जो पूरी बॉडी है ऐसा नहीं है कि वो सारी बोन से बनी हुई है, ठीक है, तो हमारी जो बॉडी है इज़ अ मिक्सचर इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, कार्टिलेज और मसल्स, ठीक है। तो कार्टिलेज वो वाला पोर्शन हो जाता है हमारी बॉडी का जो कि ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बोन्स जैसे फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है, ठीक है, और नॉट हार्ड इन नेचर, लाइक अनलाइक बोन्स। तो नॉट हार्ड बोले तो ये कहाँ पा सकते हैं, जैसे इफ़ वी टच दी टिप ऑफ द नोज़, और अगर हम टच करें हमारे ईयर लोब्स, ठीक है, ईयर लोब्स हो गया या ये वाला पोर्शन हो गया, ये सब कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है, इनको हम मोड़ सकते हैं, बेंड कर सकते हैं और ये टूटेगा भी नहीं, राइट? क्यों? बिकॉज वीव गॉट कार्टिलेज इन दिस पोर्शन। नेक्स्ट इज मसल्स। देखो मसल्स क्या होता है, मसल्स आर इज़ द रीजन जहाँ पे हमारा अगर जैसे अगर हम अपने, ये हमारा आर्म का पोर्शन है, ठीक है, तो ये जो आर्म है अगर मैं इसको ऐसे करके स्टिफ कर लूँगी तो यहाँ से क्या होगा, जो हमारा जो एरिया है वो स्मॉलर इन लेंथ हो जाएगा। अगर जब स्मॉलर इन लेंथ हो जाएगा तो यहाँ की जो मसल्स है वो इकट्ठी हो जाएंगी एक तरफ। जब ये इकट्ठी हो जाती हैं, व्हेन दे क्रम्बल अप इनटू वन अनदर, छोटे पोर्शन या छोटे एरिया में ये बल्ज कर जाती है, और इसी को हम जनरल भाषा में क्या बोलते हैं कि इसकी तो बॉडी है, इसके तो डोले शोले हैं, राइट? सो ये जो पोर्शन है ये हमारा एक्चुअली में मसल्स का होता है। जब हम स्टिफ कर लेते हैं मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये जो है मसल बल्ज्ड आउट हो जाती है, स्वोलन पार्ट दिखाती है। वैसे ही अगर हम इसको रिलैक्स कर देंगे तो ये चीज़ जो है ये नॉर्मल आ जाएगी, राइट? तो क्या होता है कि हमारा जो मसल्स होते हैं वो दो चीज़ दिखाते हैं, वो दिखाते हैं कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट और रिलैक्सेशन, ठीक है। ये जो हमारा ये जो दो प्रोसेस है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये दोनों मिलकर हेल्प करते हैं बोन की मूवमेंट ने। हमने बोला कि जो बोन है वो फ्रेमवर्क करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बॉडी को, जो बोन है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो बोन
बोन्स है वो मूवमेंट प्रोवाइड करता है। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि मूवमेंट कैसे अराइज होगी। तो जैसे हर एक बोन के आसपास, ठीक है, हर एक बोन के आसपास दोनों तरफ मसल्स होती हैं। जैसे ये जो रेड कलर में ये हमारी मसल्स हैं। तो जब ये एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी और एक जब रिलैक्स करेगी तो क्या होगा, हमारी जो बोन है उसको एक एक फोर्स, क्या नाम है, एक फोर्स फील होगा। और ये जो फोर्स है इट विल ऑलवेज अ पुल फोर्स, वो हमेशा एक पुल होगा, इट विल नेवर बी अ पुश फोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से दो मसल्स किसी भी एक बोन को मूव करने में हेल्प करती हैं। अब द थिंग इज़ कि ये तो रही बात पूरी ह्यूमन बॉडी की। हमने ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स पढ़े, पूरा स्केलेटल सिस्टम पढ़ा, हाउ अ बॉडी मूव पढ़ा हमने। ठीक है, ये हमारा पूरा मैकेनिज्म हो जाता है, राइट। द थिंग इज़ कि जो बाकी एनिमल्स हैं, डू दे हैव द सेम फ्रेमवर्क इन देयर बॉडी एज वेल फॉर द मूवमेंट? Let's find out. So first, in the course of time we are going to study about earthworm. ठीक है, earthworm में क्या होता है? What happens in the case of an earthworm is that the body of the earthworm does not have bones. Okay, so the earthworm does not have bones. So what earthworm does actually have, so they have muscles, and now these muscles are the one जो इनको हेल्प करती है मूवमेंट में। कैसे? दो प्रोसेस से। दो प्रोसेस कौन से हमारे? एक है हमारा एक्सपेंशन और एक है हमारा कॉन्ट्रैक्शन। सो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स हमने पहले भी पढ़ा था ह्यूमन बॉडी में, या कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो हेल्प कर रहा था मूवमेंट की। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम होता है। सिंस अर्थवर्म डज नॉट हैव एनी बोन्स, तो यहाँ पर जो प्रायर काम है या जो मेन काम है वो सारा मसल्स ही करती हैं। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ एन अर्थवर्म मूव्स। सो व्हाट हैपन्स इज़ कि जो अर्थवर्म की जो बॉडी है वो जनरली रिंग से बनी हुई है। ठीक है, बहुत सारी रिंग्स जो हैं वो आपस में अटैच करती हैं और तब जाके अर्थवर्म की बॉडी बनती है। अगर आप देख सकोगे तो देखो छोटे छोटे हमें रिंग्स जैसे स्ट्रक्चर भी दिखाई देंगे और आखिरी में हमें ज़्यादा दिख पा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी जो नीचे की जो बॉडी है, ठीक है, जो बॉडी जो ग्राउंड से अटैच होती है वहाँ पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम ब्रिसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ब्रिसल्स कहते हैं। ठीक है, BRISTLES। सो जो ब्रिसल्स हैं ये मेक श्योर करते हैं कि जब भी ग्राउंड पे अर्थवर्म मूवमेंट कर रहा होगा तो ये छोटे ब्रिसल्स जो है ग्राउंड पे जाकर अटैच कर जाएंगे। अटैचमेंट से क्या होगा, अर्थवर्म को ग्रिप मिलेगी, और ये जो ग्रिप है ये मेक श्योर करेगी कि इसकी जो मूवमेंट है वो स्मूथली हो पाए। अब बॉडी किस तरीके से मूव करेगी, अब हमें ये देखना है। तो क्या होता है कि जो अर्थवर्म का जो फ्रंट पोर्शन होता है, जो फ्रंट पार्ट होता है, वो क्या करता है, अपने फ्रंट पार्ट को एक्सटेंड करके और ग्राउंड पर अटैच हो जाता है। ठीक है, जब ग्राउंड पर अटैच हो जाएगा तो एक्सटेंड करने पे जो रियर पोर्शन था, मतलब जो पीछे का पोर्शन था, वो वहीं रहेगा जहाँ पे था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलोंगेशन क्रिएट हो जाएगी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक इलोंगेशन क्रिएट हो जाएगी मसल्स के बीच में, राइट। अब जब ये आगे अपनी एक पोजिशन पे मतलब आ जाएगा तो ये अपने फ्रंट पोर्शन को वहीं पर अटैच वहीं पर अटैच करके, और ये जो अपना जो रियर पोर्शन है, मतलब जो पीछे का पोर्शन है, उसको ग्राउंड में से डी अटैच करके और इसको वापस लाएगा। तो जब वापस लाएगा तो ये जो इलोंगेटेड एरिया था ये आपस में जाकर अब कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाएगा। अब ये देखो, पहले हमारा क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ मसल्स का, और दूसरा क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो इस वजह से एक स्टेप इसने मूव किया। तो इसी तरीके से जब रिपीटेड मूवमेंट्स होते हैं तो ये अपना मूवमेंट जो है कैरी आउट करता है। डू वी हैव एनीथिंग एल्स इन दिस? See, it's written over here, repeating such muscle expansions एंड कॉन्ट्रैक्शन द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू द सॉइल। एक और चीज़ होती है वो ये होती है कि जो अर्थवर्म की बॉडी जो है वो एक स्लाइमी लेयर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, एक स्लाइमी सब्सटेंस होता है जो उसकी बॉडी सिक्रीट करती है, जो हेल्प करती है उसकी मूवमेंट में। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जब अर्थवर्म चलता है तो एक ट्रैक बन जाता है। ठीक है, एक ट्रैक बन जाता है एक थोड़ी शाइनी लेयर का, जो कि थोड़ी सी चिकनी भी महसूस होती है। तो ये वही चीज़ है जो उसकी बॉडी खुद सिक्रीट करती है। एक और चीज़ सिक्रीट करती है इसकी बॉडी, वो है इसका अनडाइजेस्टेड फूड। वो फूड जो इसको एज अ वेस्ट महसूस होता है, या वो फूड जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, वो इट गेट्स
रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी ना। अब ये जो वेस्ट जो इसकी बॉडी से बाहर निकल रहा है, दिस एक्चुअली हेल्प्स फॉर द प्लांट्स एज अ मैन्योर या एज समथिंग मोर न्यूट्रिशियस, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो अर्थवॉर्म है वर्क एज अ they work as a friend for a farmer. This is the reason why they work as a friend for a farmer. Why? क्योंकि जिसकी एक्टिविटी है ये सॉइल को बहुत ज़्यादा यूजफुल बना देती है फॉर प्लांट्स। नेक्स्ट इज स्नेल। सो स्नेल की जो बॉडी होती है वो कंसिस्ट करके रखती है एक शेल, ठीक है। ये जो शेल है ये बहुत हार्ड इन स्ट्रक्चर होता है, बट अब क्योंकि हमने हार्ड बोल दिया डज नॉट मीन कि ये बोन्स का बना हुआ होगा। द शेल ऑन द बॉडी ऑफ द स्नेल डज नॉट कंप्राइजेज और डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट्स बोन इन इट, बट एक कैल्केरियस शेल होता है। कैल्केरियस शेल बोले तो हार्ड स्ट्रक्चर जो कैल्शियम का बना हुआ होगा, ठीक है। ये जनरली हेल्प नहीं करता है मूवमेंट में, बट क्योंकि ये बॉडी का पार्ट है तो वी मस्ट नो कि इसको हम क्या कहते हैं। सो दिस इज नोन एज शेल। वाइल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, जो स्नेल है वो अपनी नीचे की बॉडी से जो ग्राउंड से अटैच है वहाँ से एक थिक स्ट्रक्चर प्रोट्रूड करता है। प्रोट्रूड बोले तो बाहर की तरफ निकालता है, उसे हम कहते हैं कि वो स्नेल का फुट है। जो स्नेल का फुट होता है, जो जनरली हमारे जैसे पैर नहीं होते हैं, वो एक टफ मसल्स का बना हुआ होता है, ठीक है। टफ मसल्स होती हैं या हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। जब स्नेल मूव करेगा तो उसका हेड और उसका नीचे का जो प्रोट्रूडिंग हमारा हैवी स्ट्रक्चर था या हैवी मसल स्ट्रक्चर था, जो कि उसे हम फुट कह रहे थे, वो चलने में हेल्प करता है और ये एक वेवी मोशन क्रिएट करता है, ठीक है। दिस इज़ हाउ अ स्नेल मूव्स। और ये जो हमारा जो शेल है दिस हैज़ टू बी ड्रैग्ड, मतलब इसको अपनी बॉडी के वेट के साथ ड्रैग ही करना पड़ेगा, ये कुछ और हेल्प नहीं करेगा इन द मूवमेंट, स्पेसिफिकली इन द मूवमेंट। सो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। नेक्स्ट इज कॉकरोच। कॉकरोच की जो बॉडी होती है इट जनरली कंप्राइजेज ऑफ 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। अभी जो 3 पेयर्स ऑफ लेग है वो हमें इस डायग्राम में आराम से दिखाई देगा। सी दिस इज द फर्स्ट पेयर ऑफ लेग, दिस इज द सेकेंड पेयर, right, and this is the third pair. So total 3 pairs of leg plus 2 pairs of wings या विंग्स। सो जो विंग्स होते हैं वो हेड के नीचे नीचे अटैच्ड होते हैं, ठीक है। एक ये जैसे पैर हो गया और इसके नीचे एक छोटे पेयर ऑफ विंग्स और होते हैं, राइट। अब क्या होगा, वीव सीन कि जो कॉकरोचेस हैं वो क्लाइंब भी करेंगे, वो वॉक भी करेंगे और वो फ्लाई भी करेंगे। हाउ दिस इज़ पॉसिबल कि जो इसके अलग अलग जो मसल्स हैं जो अलग अलग जगह प्रेजेंट हैं, जैसे कि जो ये जो हमारे ये वाले जो पैरों के जो मसल्स हो जाते हैं, जो लेग्स के मसल हो जाते हैं, वो हेल्प करते हैं इसको क्लाइंब करने में और वॉक करने में, राइट। तो ये हमारे हो गए 2 तरीके की मूवमेंट। तीसरा जो ऑब्वियस है टू अंडरस्टैंड इज़ कि जो इसके विंग्स होंगे वो क्या करेंगे, फ्लाई करने में हेल्प करेंगे। एंड दिस इज़ हाउ कॉकरोच इज़ एबल टू परफॉर्म दीज मैनी मूवमेंट्स, राइट। नेक्स्ट इज़ इसकी जो बॉडी बनी हुई होती है वो प्लेट्स से बनी हुई होती है। अब ये जो प्लेट्स हैं ये हेल्प करते हैं इसकी ईजी मूवमेंट के लिए। अर्लियर वी स्टडीड कि जो अर्थवॉर्म है उसकी बॉडी किससे बनी हुई है, उसकी बॉडी बनी हुई है रिंग्स से, राइट। और कॉकरोच की बॉडी बनी हुई है प्लेट से। तो क्वेश्चन में अराइज कि इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन क्या है या किसकी बॉडी किससे बनी हुई है, इवन इन दी MCQ और इन दी मैच द फॉलोइंग्स। सो वन मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। द वेरी इजी पॉइंट इज़ दैट कि जो मसल्स जहाँ पर प्रेजेंट हैं वही मसल्स उसी टाइप की मूवमेंट को हेल्प करेंगे या फिर उसको आगे जाकर बढ़ावा देंगे, राइट। सो द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज, दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर द वॉकिंग। नेक्स्ट इज बर्ड्स। सो बर्ड्स की बॉडी में क्या होता है, वी वेरी वेल नो कि जो बर्ड्स होती हैं वो दे जनरली फ्लाई ऑल्दो दे ऑल्सो वॉक ऑन द ग्राउंड। सो जो बर्ड की बॉडी होती है उसमें जो बोन्स होते हैं वो एक्चुअली हॉलो इन नेचर होते हैं। हॉलो बोले तो अंदर खोखले होते हैं। अब कोई भी चीज़ अगर खोखली होगी तो उसका जो वेट है वो कम हो जाता है, राइट। और इसी वजह से जो बर्ड है उसकी बॉडी को फ़ायदा होता है उड़ने में, इन द मैकेनिज्म ऑफ फ्लाइंग। तो जो इनकी जो हॉलो बोन्स होती हैं बर्ड्स की वो हेल्प करती है इनको फ्लाई करने में, राइट। और इन्हीं बोन्स के ऊपर क्या जुड़े हुए होते हैं, फेदर्स जुड़े हुए होते हैं। फेदर्स क्या बनाएंगे, विंग्स बनाएंगे, जो क्या करेंगी, जो फ्लाई में हेल्प करेंगे। जो बर्ड है उसके 2 तरीके के पैर होते हैं। पैरों को हम जो आगे की तरफ होते हैं उनको हम कहते हैं फोर लिम्स
ठीक है। लिम्स बोले तो पैर, और हाइंड लिम्स, हाइंड बोले तो पीछे का हिस्सा, ठीक है। तो हाइंड लिम्स जो हैं वो यूं के यूं या ऐसे ही रहते हैं, और ये हेल्प करते हैं ऑन द ग्राउंड मूवमेंट, ठीक है। जैसे हमारी बर्ड्स, हमें देखा होगा, हमें चलती हुई भी दिखती है टिपिकली फॉर वॉकिंग, तो हमारे हाइंड लिम्स काम आते हैं वहाँ पे। नाउ फॉर द फोर लिम्स व्हाट हैपेंड इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एवोल्यूशन, मतलब कि जैसे जैसे बॉडी में चेंजेस आते गए, तो जो बर्ड के जो फोर लिम्स थे वो चेंज हो गए विंग्स में, ठीक है। ये चेंज हो गए विंग्स में। अब इनके पास सिर्फ वन पेयर ऑफ लेग्स होते हैं जो हाइंड लिम्स में होते हैं। जो फोर लिम्स थे कभी वो विंग्स में जाकर चेंज हो गए या ट्रांसफर्ड हो गए। तो व्हाट वी कैन सी इज कि अ बर्ड, the body of the bird comprises of one pair of hind limbs which helps them in walking on the ground. The forelimbs which were transformed into wings now help them into flying. अब ये जो wings होती हैं, इनके जो muscles होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट, क्योंकि पूरी बॉडी वेट को ऊपर स्काई में ले जाकर फ्लाई करना नीड्स मोर एनर्जी, मोर या ऑफ कोर्स एनर्जी। सो जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये जो मसल्स होते हैं ये हमारे शोल्डर बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं, और प्लस हमारी ब्रेस्ट बोन भी होती है जो कि मॉडिफाइड होती है इस तरीके की मसल्स के साथ जो इनको फ्लाइट करने में हेल्प करती है। फ्लाइट बोले तो ऊपर उड़ने में हेल्प करती है। प्लस जो ये विंग्स को जो फ्लैप करते हैं, फ्लैप बोले तो कि विंग्स का जो कॉन्टिन्यूस मोशन होता है ऊपर और नीचे, उसे हम फ्लैपिंग कहते हैं। तो ये जो ब्रेस्ट बोन है इसकी जो मसल्स है वो फ्लैपिंग में भी हेल्प करवाती है, एंड दिस इज हाउ अ बर्ड फ्लाइज एंड मूव्स। नेक्स्ट इज फॉर फिश। सो फिश की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीम लाइंड होती है, प्लस जो इसका जो फ्रंट एंड होता है और जो पीछे का एंड होता है वो टेपरिंग होता है। टेपरिंग बोले तो थोड़ा सा पॉइंटेड आउट होता है एक कोने से दूसरे कोने पे। अब स्ट्रीम लाइंड प्लस और टेपरिंग एंड्स, ठीक है, स्ट्रीम लाइंड और टेपरिंग एंड्स। सो इनका फ़ायदा होता है कि इसकी बॉडी को हेल्प करवाने के लिए कि जो पानी का जो बहाव है, जो पानी का जो फ्लो है इन अंडर द वाटर, अंडर द रिवर और ओशियन व्हाटसोएवर इट इज़, तो वो जो है वो इजी तरीके से इसकी बॉडी से ऐसे और ऐसे करके पास हो जाए, ठीक है। और इसके बॉडी को कम से कम प्रेशर लगे कि जो फ्लो है वो ऐसे करके ना जाए, राइट। सो इस वजह से मूवमेंट जो है वो इजी हो जाती है। सो जो टेपरिंग एंड होता है वो इसके हेड की तरफ और टेल की तरफ होता है, प्लस जो इसका हेड और टेल का जो रीजन होता है वो थोड़ा नैरो होता है इन द कंपैरिजन ऑफ द मिडल पोर्शन, अगर आप यहाँ से देख सको तो। इसके अलावा इसकी बॉडी में होते हैं फिन्स। फिन्स जो होते हैं इन एडिशन टू दी मूवमेंट, ये हेल्प करते हैं डायरेक्शन बनाने में। फिन्स जो हैं वो डायरेक्शन बनाने में हेल्प करेंगे और हेल्प करेंगे बैलेंस क्रिएट करने में, ठीक है। तो फिन्स जो हैं इन एडिशन बोले तो कि मूवमेंट तो दे ही रहे हैं इन अंडर द वाटर, पर हेल्प कर रहे हैं डायरेक्शन में भी कि किस तरफ मुड़ना है किस तरफ नहीं मुड़ना है, प्लस बैलेंस क्रिएट करने में। सो यहाँ तक हो गया है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ अ फिश मूव्स। तो जो फिश है, फिश की बॉडी जो है वो मसल्स की बनी हुई है। अब क्या होता है कि जब फिश का जो एंटीरियर पोर्शन है, एंटीरियर पोर्शन बोले तो आगे का पोर्शन जो है, जब वो इस तरीके से मूव करेगा तो इसकी जो टेल है वो बैकवर्ड मोशन, मतलब कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। ऐसा ही होगा एक और मूवमेंट में, जैसे कि देखो फर्स्ट मूवमेंट ने इसने अपनी हेड को इस तरफ टिल्ट किया और जो हमारा टेल का पोर्शन है वो इस तरीके से मूव हुआ। वैसे ही अगले पोर्शन में जैसे ये इस तरीके से मूव हुई तो टेल पोर्शन उल्टी तरफ से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हुआ। तो ऐसे ये जर्क देते देते अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाती है, ठीक है। तो जो सीरीज ऑफ जर्क है, जब ऐसी बहुत सारे जर्क की जब सीरीज बन जाती है तो फाइनली जो फिश है वो स्विम कर पाती है आगे की तरफ। और कौन हेल्प करता है? फिन्स भी हेल्प करते हैं। उसके अलावा हमने बात कर ली है कि बैलेंस क्रिएट होगा, डायरेक्शन होगा, हमने कर लिया है। नाउ कम ऑन टू स्नेक्स। केस ऑफ स्नेक्स, जो स्नेक की बॉडी होती है इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग बैकबोन, ठीक है। और ये जो बैकबोन है ये अटैच्ड है कुछ थिन मसल से, और ये जो थिन मसल्स हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं। इवन ये जो स्नेक होता है वो अगर इस तरीके से है तो एक मसल यहाँ की है तो वो यहाँ से कनेक्टेड होगी और इंटरकनेक्शन होगा, राइट। सो जो मसल्स हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं बैकबोन के साथ भी, रिब्स के साथ भी और स्किन के साथ भी, ठीक है। अब क्योंकि स्नेक की बॉडी इतनी लंबी होती है तो ये मूव करता है लूप्स बनाकर। जैसे
जैसे कि ये हमारा एक फर्स्ट लूप हो गया, ठीक है, ये हमारा सेकेंड लूप हो गया, ये थर्ड लूप हो गया, तो हर एक लूप जो है, जैसे कि ये लूप जो है ये इसको एक फॉरवर्ड पुश देगा, ठीक है, और ये इसको फॉरवर्ड पुश देगा, और इसी तरीके से हर एक लूप जो है फॉरवर्ड पुश देते देते इसकी मूवमेंट को फॉरवर्ड करेगा, मतलब कि आगे बढ़ाएगा और फास्ट करेगा, और हमेशा ऐसे करके मतलब लूप में ही चलेगा, नेवर इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो द स्नेक नेवर मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसी तरीके से जो हमारा जो स्नेक है इट मूव्स, हियर वी कैन सी, ये सपोज ये हमारा ऊपर की बैकबोन हो गई, बैकबोन जुड़ी हुई है थिन मसल से, मसल्स आपस में इंटरकनेक्टेड है टू द बैकबोन, टू द रिब केज एंड प्लस द स्किन, ठीक है। अब ये लूप बनाकर चलता है, तो ईच लूप विल गिव द फॉरवर्ड पुश एंड एवरी पुश विल हेल्प द स्नेक टू मूव फॉरवर्ड and also not in a straight line. So this is how the chapter ends. I really hope आपको chapter समझ में आया होगा. Thank you so much for watching this video.